इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं प्रियंका टिबरेवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, रिजू दत्ता जी तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और पार्थ मुखर्जी साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, रिजू साहब, पार्थ साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और आज जैसा हम दर्शकों को बता रहे थे कि जो नंदीग्राम की लड़ाई है वो आज ऑफिशियली तय हो गई है, क्योंकि ममता जी कर चुकी हैं अपना नॉमिनेशन पहले, और आज शुभेंदु अधिकारी ने भी वहां जाकर अपना पर्चा भर दिया है। लेकिन उसके बाद जो प्रचार हुआ उसमें प्रियंका जी एक गूंज साफ सुनाई दी, वो थी जय श्री राम की। और स्मृति नारी ने तो आज ये कहा कि बोल रहा है पूरा नंदीग्राम सबके मुंह में जय श्री राम। तो भगवान राम के भरोसे ही अब चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने आज कोई पहली बार आपको जय श्री राम बोल करके सुनाया है। हम अपना हर काम जो है राम के नाम से शुरू करते हैं, और राम के नाम पर हमको पूरा भरोसा है। ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन आज मंदिर मंदिर और भगवान के दर्शन, पूजा पाठ पहली बार ये कौन कर रहा है, ये देखने वाली बात है। और किसको देख करके कर रहे हैं या किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। देखिए, पश्चिम बंगाल को इस कदर बदनाम किया है टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने। यहाँ लोकतंत्र के चिथड़े इन्होंने उड़ाए, तानाशाही को चरम सीमा पर ये लेकर के गए, अराजकता को फैलाने में बंगाल में सबसे बड़ा इनका हाथ है। मैं कहती हूँ निर्ममता की सारी हदें पार इन्होंने की, तुष्टिकरण को बढ़ावा इन्होंने दिया, और आज साबित करते हैं कि हम हिंदू हैं। ये दरकार ही क्यों पड़ी इनको? अगर ये सबको एक बराबर देखते, एक ही नजर से रखते, किसी एक धर्म विशेष के लिए पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को चोट नहीं पहुंचाते, तो आज हम हिंदू हैं कहने की इनको दरकार नहीं पड़ती। हमें नहीं पड़ती। हम अपना काम करते हैं, सबको एक ही नजर से देखते हैं, आप कह रही हैं कि ये एक धर्म विशेष को आगे के काम करते हैं। ये आरोप तो आप पे लगता है कि आप भी केवल एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। देखिए, हम तो खुल करके कहते हैं कि धर्म विशेष की राजनीति नहीं। हाँ, हम हिंदू हैं और इस बात को मानते हैं और इसमें गर्व महसूस करते हैं। लेकिन किसी को खुश करने के लिए हम जाकर के जो है वो हम अल्लाह अल्लाह नहीं कहेंगे, हम जो है हिजाब नहीं पहनेंगे। ये किया किसने? ममता बनर्जी ने। और आज जो है वो पछता रही हैं, इसीलिए अब बता रही है लोगों को, देखिए हम हिंदू हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। ये बात काफी हो रही है इस चुनाव में। दत्ता साहब, एक आंकड़ा भी आया है, वो ये कि ममता बनर्जी अब तो वो घायल है। सबसे पहले हम सब उनके लिए फिक्रमंद हैं, और हर आदमी ये दुआ करता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, चुनाव में आए। हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन उनके जब वो चोटिल हुई, उससे पहले के 2 दिन में वो 19 मंदिरों में गई और एक मजार पर गई। और लोग कह रहे हैं कि पिछले 2019 के चुनाव में तो सैकड़ों पोस्टर लगे हुए थे पूरे बंगाल के अंदर, जिसमें किसी में वो नमाज पढ़ते हुए दिख रही थी, किसी में उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। इस बार मंच से चंडी पाठ हो रहा है, तो ये परिवर्तन तो आ गया। देखिए सौरभ जी, पहले आपको नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बीजेपी की तरफ सिर्फ राम भरोसे पार्टी नहीं है, हम लोग एक सेकुलर पार्टी है। और वहां पर दीदी अगर मंदिर गई हैं तो मस्जिद भी गई हैं। और मैं एक चीज नहीं समझता, क्या हमारा भारतवर्ष इतना कट्टर हो गया है कि हमको हिंदू दिखाने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए आरएसएस या बीजेपी का सर्टिफिकेट चाहिए? हमको नहीं चाहिए। और अगर आप 2013 और 14 साल में भी चले जाए तो ममता बनर्जी जब भी कहीं पे भी दुर्गा पूजा का पंडाल ओपनिंग करती है या कहीं पे भी जाती है, वो चंडी पाठ करती है। कौन सा नया बात है ये है पहला बात। दूसरा चीज, ये तो इतने राम भरोसे पार्टी हो गए कि 2 मई को बंगाल की जनता इनको राम नाम सत्य करने वाली है। और रहा बात, अगर ये लोग प्रभु राम को मानते तो प्रभु राम के राम राज्य जैसा बनाते भारतवर्ष को। इन्होंने तो प्रभु राम के भारत को ऐसा बना दिया कि यहाँ पर पेट्रोल 100 रुपए, गैस सिलेंडर 900 रुपए और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। तो इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात होता है? और बाहर रहा बात तुष्टिकरण का, तो मैं कहता हूं हाँ, हम तुष्टिकरण करते हैं, हम गरीबों का तुष्टिकरण करते हैं, हम मध्य वर्ग के लोगों का तुष्टिकरण करते हैं। आप देखिए ना, देश के हर प्रदेश के किसान अभी आंदोलन कर रहा है, नो वोट फॉर बीजेपी। वो लोग तो किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे। इससे साबित नहीं होता कि बीजेपी किसकी पार्टी है और किसकी पार्टी नहीं है। सिर्फ भगवान के नाम पे और भगवान को पॉलिटिक्स में लाके कितना दिन सत्ता चलाएंगे जब आपके पास झूठ और जुमले के सिवा कुछ नहीं है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी तो ये कह रहे हैं, आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, उन्होंने तो ये कहा है कि ममता बनर्जी भवानीपुर से हार जाती क्योंकि वहां उनका वोट शेयर जीत का लगातार कम हो रहा है, और ये नंदीग्राम इसलिए जुड़ा है क्योंकि यहां उनको मुसलमान का वोट मिलेगा।
देखिए, पहले तो शुभेंदु अधिकारी जी थोड़ा बौखला गए हैं। अगर मुस्लिम वोट के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम गई है, जो वो बोल रहे हैं, तो नंदीग्राम में तो सिर्फ 30% मुसलमान है। अगर उनको वही चाहिए था, वो मुर्शिदाबाद, मालदा या मेटिया ब्रूच कोई भी सीट से खड़े हो जाते जहां पर मोर देन 70% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी। बात ये नहीं है, बात यह है कि ममता बनर्जी आगे बढ़ के खेलती है और उसके लिए उनको स्टेडियम अपने नाम पे कराने की भी जरूरत नहीं होती। चलिए उस पर भी बात कर लेंगे। मैं सिर्फ इतना बता दूं, और मैं सिर्फ एक चीज सौरभ जी मैं बता देना चाहता हूं कि सबको याद रखना चाहिए कि एक घायल शेरनी की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो देखते हैं 2 मई को बंगाल की जनता क्या कहती है। वजनदार शब्दों का इस्तेमाल किया है अभी। चलिए, घायल शेरनी की दहाड़, सर एक बार और बोल दीजिए। घायल शेरनी की दहाड़, घायल शेरनी की सांसें भी उसकी दहाड़ से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या बात है, घायल शेरनी की सांसें भी उसकी दहाड़ से ज्यादा खतरनाक होती है। और अभी टीएमसी के लोग इलेक्शन कमीशन होकर के आए हैं। प्रियंका जी, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा बनता जा रहा है। इस पर अलग से बात करेंगे अब, अलग से, लेकिन पहले इस विषय को हम खत्म कर लें। पार्थ मुखर्जी साहब, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, अभी तो प्रियंका टिबड़ेवाल जी साफ कह रही हैं कि हम तो खुल के कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें इस बात पर गर्व है। ममता बनर्जी जिस तरीके से पोलराइजेशन को काउंटर करने की कोशिश कर रही है, वो भी अपने आप को, जब वो कहती है कि मैं ब्राह्मण परिवार की हूं, मैं चंडी पाठ करके घर से निकलती हूं, तो वो एक इमेज से छुटकारा चाहती है जो आरोप उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाया जा रहा है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि बंगाल में चुनाव ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है? देखिए, शायद पहली बार बंगाल में इलेक्शन में धर्म के हिसाब से ध्रुवीकरण शायद हो रहा है, क्योंकि पहले बंगाल में कभी नहीं ये ऐसा था। ये पहले बार हम लोग देखने में ये आ रहा है, क्योंकि देखिए बंगाल में जो 30% मुस्लिम वोटर्स है, ममता बनर्जी का निगाह, तृणमूल कांग्रेस का निगाह उसके ऊपर बहुत दिन पहले से थी। और उनका जो सोच में था कि बाकी जो 70% नॉन मुस्लिम वोटर्स है वो कभी इकट्ठे नहीं होंगे, तो इसीलिए उनको ये मालूम है कि 30% मुसलमान वोटों के साथ वो 70 से अगर कुछ आ जाए तो मतलब 40, 45, 46% अगर हमारे पास रह जाए तो बीजेपी कम से कम 35 से ऊपर तो नहीं जा सकती। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस और सीपीएम वामपंथी जैसा फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी जो पहले से पश्चिम बंगाल में मौजूद थे, उनको खत्म करने का कोशिश की। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची कि बंगाल की जनता को एक ऑपोजिशन स्पेस चाहिए, और ऑपोजिशन स्पेस में वो उनका हाथ पकड़ के जो बीजेपी आए थे पश्चिम बंगाल में, वो पश्चिम बंगाल में जो ऑपोजिशन स्पेस जो खाली हुआ था वो 2019 में बीजेपी आके थोड़ा सा भरने का कोशिश किया। ये ममता बनर्जी का ही देन है, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनका 45 घट करके 40 के नीचे आ सकता है, बीजेपी का 35-40 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, हम लोग इसीलिए जो बोल रहा है कि धर्म की बात आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप बीजेपी के इस आरोप से सहमत हैं कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है? क्या आप सहमत हैं? यस, कुछ हद तक तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हम लोग जो बोल रहे हैं कि आइए टीएमसी का खिलाफ जो है, बीजेपी का खिलाफ जो है, ये जो बीच में जो बहुत बड़ा एक बंगाल का जो जनता है ये हमारे साथ आएगी। इसीलिए हम लोग वामपंथी दल और इंडियन सेकुलर फ्रंट इकट्ठे हुए हैं। हम लोग 2016 को फिर से दोहराना चाहते हैं, क्योंकि 2016 में हम लोग को 38% वोट मिला था, सिर्फ 25 लाख वोट तृणमूल से हम लोग को कम मिला था। हालांकि उस टाइम का बूथ का हिसाब से देखा जाए तो हम लोग पर बूथ में 35 वोट कम मिले थे, मतलब 18 वोटर। तो आपकी राय वोट शेयर बढ़ाने की है, अपना वोट शेयर जितना है उसको रिटेन करें और उसमें इजाफा करें, बदल हो जाती। अच्छा ठीक है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है प्रियंका जी कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला करके इस ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स का तोड़ ढूंढ लिया, क्योंकि अगर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे जहां पर एक साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वहां उस किस्म का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए वोट करते हुए लोग हिंदू मुसलमान में नहीं बटेंगे और इसका इफेक्ट पूरे राज्य में होगा। अगर इतनी ही निडर थी, इतना ही उनको किसी भी चीज का डर नहीं था तो भवानीपुर से भागी क्यों? क्योंकि वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें जो वोटर्स की परसेंटेज है जो आप देखेंगे वो मिक्स्ड क्राउड है, उसमें हिंदू वोटर्स हैं, बंगाली वोटर्स हैं, लेकिन मुसलमान परसेंटेज इतना नहीं है। इसीलिए इसी डर से ममता बनर्जी भागी है वहां से। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगी कि अभी रिजू दत्ता जी कह रहे थे कि हिंदुत्व उनको किसी से सीखने की दरकार नहीं, तो साबित करने की दरकार आज क्यों पड़ी? अब आप अपने सरों पर भी गुदवा लें ना कि हम हिंदू हैं तो भी पश्चिम बंगाल की जनता मानेगी नहीं। देखिए कितने ऐसे चुनाव हैं जिसमें ममता बनर्जी 18 मंदिरों में गई है, मुझे बताइए। उन्होंने ये कोई पहला चुनाव तो वो लड़ नहीं रही हैं। देखिए 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। मैं कहती हूं कि कितने दुख की और विडंबना की बात है
कि एक चुनाव में ये लोग चुनावी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, ये इंडिया की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से मुंह छिपाते हैं, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, मैं कहती हूँ उसमें से एक वादा पूरा नहीं किया। सबसे बड़ा वादा जो था वो किया था सिंगूर और नंदीग्राम की जनता के साथ कि वहां डेवलपमेंट लाएंगे। एक फैक्ट्री को भगा दिया था, वहां से सारी नौकरी वगैरह जो है सब चली गई गुजरात, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। दूसरी कोई एक भी इंडस्ट्री 10 सालों में पश्चिम बंगाल में आई ही नहीं। तो आप तो हर साल ममता बनर्जी एक मेला लगाती है। इनके काम पे चुनाव लड़िए ना, आप राम पे क्यों चुनाव लड़ रही हैं? मैं तो यही कह रही हूँ कि अगर इन्होंने काम किया होगा तो काम की बात करेंगे ना। हम पे आरोप लगाते हैं रिलीजन का, लेकिन सबसे पहले रिलीजन की बात किसने करी? ममता बनर्जी ने करी, हमने नहीं की। इन्होंने शुरुआत ही रिलीजन से की, क्योंकि अब ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है, जिनको इन्होंने बांटा था 70% वर्सेस 30% में, उन 30% ने इनको नकार दिया है। तो अब ये घबराई जवाब दे दें एक बार। दत्ता साहब जवाब दीजिए। हाथ जोड़ रही है। 70-30 अभी ममता बनर्जी ने भी गिनाया था अपनी एक रैली में, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी 70-30 की बात ना करे, ये नहीं चलेगा। अरे तो देखिए तो आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। ये बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर एम्पावरमेंट नहीं आया। प्रियंका जी जरा सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। बोलिए दत्ता जी। मेरे को सबसे हंसी आता है सौरभ जी किस बात का पता है? जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि क्यों इन लोगों ने युवाओं को नौकरी नहीं दिया, जब इन्होंने कोरोना काल के बाद जो बजट हुआ उसमें पूरे देश को कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया, और यही इनके हमारे प्रधानमंत्री है ना जो बीजेपी के टॉप स्टार का। एक सेकंड, अब हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सुन लीजिए। बहुत आपने बोल दिया, मैंने तब नहीं सुन तो मैं आप ये जो करिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल को रुकिए मुद्दे से भागते हैं। प्रियंका जी प्रियंका जी मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग सब एक दूसरे की बातें सुन के अपने टर्म में जवाब दे दें। आप तीन ही लोग हैं, हमारे पास बहुत समय, अभी भी बहुत समय, प्लीज सुन लीजिए इनको। देखिए सौरभ जी, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि शायद इनको ज्यादा स्क्रीन टाइम दे दीजिए, शायद दूसरों की बातों में फिर टांग नहीं अड़ाएंगे। बट बात ये है ना, देखिए हमारे ही प्रधानमंत्री है ना जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर, जिन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। हुआ नौकरी? सुन लीजिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं, ये एकमात्र प्रदेश है पूरे भारतवर्ष में जहां पर फ्री में राशन, फ्री में हेल्थ केयर और फ्री में एजुकेशन मिलता है। और कोई भी बंगाल की नारी उनके नाम पे एक स्वास्थ्य साथी कार्ड करा सकती है, जिनसे उनके पूरे परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। क्या ये काम नहीं है? कहां हुआ है ये काम? देश के किस प्रदेश में हुआ? थोड़ा बता दीजिए मुझे। ये है रहा पहला बात। और रहा इन लोग जो बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, आप मुझे बताइए तो सौरभ जी की 2018 के बाद जब से बीजेपी सीरियसली बंगाल पॉलिटिक्स में घुसा है, उससे पहले कभी हिंदू मुसलमान हुआ है बंगाल में? कभी नहीं हुआ है। हम दो टर्म से हम लोग मेजोरिटी में है। कोई भी चैनल कहीं भी नहीं बोल सकता कि हमने कभी धर्म का सहारा लिया। हम तो काम के बात पे राजनीति करते हैं और आज भी कर रहे हैं। हमने जो काम किया है, तो आरोप आप पे लगा रहे हैं कि धर्म, आपने राजनीति में धर्म पहले आप लेकर के आए, वो 30% की राजनीति आप लोगों ने शुरू की, और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के पार्था साहब भी सहमत हैं। ये इनका नैरेटिव है। कहा था ममता जी ने कही थी, खुद कही थी कि जो हमको वोट दी है, मतलब जो। एक सेकंड, बोलिए बनर्जी साहब। 100% की एक मिनट बनर्जी साहब बोले। एक मिनट दत्ता साहब, एक मिनट बोलिए बनर्जी जी। हाँ एक मिनट, बात है देखिए, ये तो ममता जी खुद कही थी कि जो गाय दूध देती है उसका लात खाना भी ठीक है, हम उसका लात खाने में भी तैयार है हम, क्योंकि हमको दूध देती है। तो ये किसके बारे में कहते हैं? ये तो जो मुसलमानों के बारे में कहते हैं ना। एक्चुअली प्रॉब्लम जो हो गया, इनका ये जो कार्यक्रम है, ये मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा प्रश्न के सामने खड़ा कर देता है, उनको भी सबसे ज्यादा समस्या होता है। देखिए बात है, उन्होंने बहुत सारे चीज गिनाए पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो प्रॉब्लम है, तृणमूल कांग्रेस ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया चोरी का। ये नौकरी जो है, नौकरी तो है नहीं, तो पॉलिटिक्स इधर एक नौकरी बन गया। मतलब पॉलिटिक्स से आपको नौकरी का हिसाब से पैसा कमाना पड़ता है। आप सारोदा है, नारोदा है, सिंडिकेट है, काटमानी है, बाली खदान है, कोयला खदान है, बहुत सारी चीज है जिससे इन लोगों को पैसा आता है। अभी जो डर इन लोगों को सता रहा है कि अगर ये लोग सत्ता से बाहर निकल जाएगा तो ये सब जो पैसा जो आ रहा है ये सब निकल जाएगा हाथ से। तो इसीलिए ये लोग इतना मतलब उतावले हो रहा है। बंगाल में जो हो रहा है, एक अच्छा नौकरी के लिए अभी बाहर जाना पड़ रहा है, अच्छा शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बंगाल में ओल्ड एज होम बनते जा रहा है, वृद्धाश्रम
ठीक है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बन गया ये बंगाल हमारा। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बार प्रियंका जी बोले, फिर मैं आता हूं दत्ता साहब के पास। जी हाँ, अभी तो रिजु शेरनी और शेर ये सब दहाड़ने की बातें की थी, तो मैं इनको बता देती हूँ कि लंगड़े घोड़े के सहारे रेस कोर्स में रेस नहीं जीती जाती। और ये लंगड़ा मैं किस संदर्भ में कह रही हूँ ये बात और बता देती हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी जो इस रेस में हिस्सा लेना चाहती हैं, उनके ऊपर इतना भार है करप्शन का, कोल माफिया का और भी रकम के सिंडिकेट चलाने का, तो इस भार को लेकर के वो ये रेस दौड़ नहीं पाएंगी। अभी इन्होंने काम की बात की थी, कहा था कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम द्वार गए। द्वार कब गए? इलेक्शन के 2 महीना पहले। क्या बोला ममता बनर्जी ने कि मेरे लोगों ने जो करप्शन किया है, जो किया, मुझे आकर के बताइए, दीदी को बोलिए। हम दरवाजे जाकर के पूछ रहे हैं। अरे जब आपने इतने 10 साल चोरियां हो रही थी तब आवाज नहीं उठाई। आज इलेक्शन के 1 महीने पहले आप लोगों से आकर के पूछ रही हैं। 1 महीना पहले आप स्वास्थ्य साथी का कार्ड देती है, कार्ड लेकर के लोग रास्ते पर मरते हैं क्योंकि अस्पताल एडमिशन नहीं लेता। मैं आपका सवाल पहुंचाता हूं वहां तक। मुखर्जी जी, प्रियंका जी, मुखर्जी साहब का सवाल है आपसे कि उन्हीं लोगों को, वही सारे लोग जिनको आप इनकी पार्टी में करप्शन में शामिल बताते थे, उनको आपने क्यों लिया? आपका पार्टी में शामिल कर लिया। वो आपकी पार्टी में कैसे आ गए? अभी आपको फिर उसका जवाब देती हूँ कि हमने जिसको शामिल कर लिया नहीं कर लिया। मुखर्जी साहब, पहली बात तो ये है, सीपीएम और कांग्रेस का तो मुंह ही नहीं बचा। सैनबाड़ी वाले भाइयों की बात भूल गए, जिसकी मां को उनका खून पिलाया सीपीएम ने, उसके साथ खड़े शर्म नहीं आती? जनता को क्या मुंह दिखाइएगा? अरे जनता को क्या मुंह दिखाइएगा? वो खून उसकी मां को पिलाया गया था। अपना बात कहिए ना, बंगाल का आदमी ये भी पूछ रहा है। आपसे तो गए गुजरे कोई है ही नहीं। और कांग्रेस से देखिए, कांग्रेस का तो जवाब देना भी अपना समय व्यर्थ करना है, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल छोड़िए, आप तो पूरे देश में कहीं नहीं है। आप पूरे देश में नहीं है। मुखर्जी साहब एक सेकंड, प्रियंका जी और मुखर्जी साहब एक सेकंड प्लीज, जरा सा 2 मिनट, 1 मिनट मुझे दीजिए, 1 मिनट मुझे दीजिए। प्रियंका जी, इस सवाल का आप एक साफ जवाब दे दीजिए, इस सवाल का एक साफ जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने, आपके साथ। प्रियंका जी प्लीज मेरा सवाल सुनिए। प्रियंका जी मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, इसका एक स्पष्ट उत्तर दे दीजिए, केवल एक स्पष्ट उत्तर, आप शॉर्ट में ही दे दीजिए चाहे। ये सवाल वाजिब है। वो लोग जिनके खिलाफ आप ही की केंद्र सरकार मुकदमे दायर करके उनकी जांच करा रही थी, आज वो लोग आपकी पार्टी में हैं। अब वो जांच का क्या हुआ कोई नहीं जानता। जो लोग टीएमसी में थे, उनके छोड़ने के बाद आज ममता बनर्जी उनकी जांच कराना चाहती हैं, तो आप कहते हैं कि विंडिक्टिवनेस है। बस बिना किसी के इंटरफेयर के मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में जवाब देती हूँ। देखिए, मैंने हमेशा अपने देश के संविधान का, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कानून व्यवस्था का हमेशा जो है वो सम्मान किया है, चाहे वो ईडी एजेंसी हो, सीबीआई हो। हमने कभी किसी को ये नहीं समझा कि ये कोई इनको चला रहा है। तो ये अपनी इंक्वायरियां कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुकुल रॉय को इन्वेस्टिगेशन के समन्स कॉल होते हैं, वो जाते हैं, जवाब देकर के आते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के घर में जब चिट्ठी आती है, ममता बनर्जी दौड़ के चली जाती है। क्यों? कल तक मुकुल रॉय जब टीएमसी में थे, शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे, तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये लोग पार्टी में चोरियां कर रहे हैं। जैसे वो छोड़ करके भाजपा में आ गए, दूसरे दिन वो चोर हो गए। शुभेंदु अधिकारी चोर थे तो इतनी जगह मंत्री क्यों बना रखा था, इतना पोर्टफोलियो क्यों दे रखा था, और आज अचानक छोड़ते ही वो चोर हो गए। आज छोड़ते ही उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो आवाज क्यों नहीं उठाई ममता बनर्जी ने? अच्छा चलिए, अभी हम जरा अगर ये मुकदमेबाजी की बात कर रहे हैं, तो इस पर हमारे पास 2 अपडेट हैं। दत्ता साहब एक सेकंड, मैडम प्लीज। प्रियंका जी आओगे, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई मैम, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं? आगे आपकी बात मैम। पूरे देश की जनता मिला लेंगे तो मेरा सवाल अब रिजू दत्ता साहब से है। रिजू दत्ता साहब तक मेरी आवाज पहुंचे। जी हाँ, देखिए, आज दो कार्रवाइयां हुई हैं केंद्र की तरफ से। एक कोल स्कैम में, कोयला चोरी के आरोप में अभिषेक बनर्जी की पत्नी की जो बहन है, उनको समन किया गया है। इसके अलावा उनके पति और उनके ससुर साहब से भी पूछताछ करेगी सीबीआई। और दूसरा समन मदन मित्रा को दिया गया, ईडी का नोटिस मदन मित्रा को दिया गया है शारदा स्कैम में। ये दोनों कार्रवाइयां आज हुई हैं। रिजू दत्ता, देखिए, बात यह है ना कि सीबीआई, ईडी, आईटी, बीजेपी के जितने भी एलाइज थे ना, जैसे शिरोमणि अकाली दल, आप तमिलनाडु, केरला में देख रहे हैं, सब इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनके सीएम रिजाइन कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो इनके अभी 3 एलाई बचे हैं।
सीबीआई, ईडी, आईटी और एक नया शायद जुड़ेगा जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी एक स्टेट मशीनरी है। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। आप बोले कोयला स्कैम में उनको चिट्ठी भेजा है, कोयला का जो खदान है वो किसके अंडर में है? वो ईसीएल के अंडर में। उसका प्रोटेक्शन कौन देता है? सीआईएसएफ। आप मेरे को एक चीज बोलिए, ईसीएल के चेयरमैन या सीआईएसएफ के डीजी को एक भी चिट्ठी गया? नहीं गया है। अच्छा, और इलेक्शन के टाइम ही सीबीआई और ईडी इतना ओवरटाइम करने लग गई है। जब मुकुल रॉय और शुभेंदु भी नारोदा केस में है, मदन मित्रा को चिट्ठी आ गया, मुकुल और शुभेंदु को एक भी चिट्ठी नहीं आया कि उनका क्या फाइल अभी थोड़ा अंदर रख दिया गया है। मैं आपकी इस बात से तो मैं आपका ये आरोप तो वाजिब मान सकता हूं कि चुनावों के वक्त ही नोटिस क्यों गया, ये तो आप पूछे, ठीक है, लेकिन ये इस बात में दम नहीं है दत्ता साहब कि वो सेंट्रल एजेंसी है, कि वो केंद्र के अंदर आता है, सिक्योरिटी केंद्र के अंदर आती है, तो कोई राज्य का नेता चोरी नहीं कर सकता। ये मुमकिन नहीं है। ये तो वैसे हुआ जैसे वहां भी रेलवे की इमारत में आग लग गई थी तो आपने कहा कि इसकी जिम्मेदार रेलवे है। अरे आग बुझाने तो आप ही के लोग जाएंगे ना। नहीं, आज बुझाने तो गए, इसलिए मेरी मुख्यमंत्री 12:30-1 बजे भी वहां पर खड़ी थी। 18 बीजेपी के एमपी में तो 1.5 बीजेपी का एमपी भी वहां नहीं दिखा मेरे को कभी। देखिए, इनका बात यह है कि ये लोग ना लोगों के लिए करेंगे, ना ये लोग अपने रीढ़ की हड्डी बेच दिया है कुछ पूंजीपतियों के पास, उनकी गुलामी इनको करना है और देश को हिंदू मुसलमान और देशभक्ति के नाम पे बांट दो ताकि हम अपने फांसी राज को चला सके। ये है सिंपल सा मुद्दा। और जब जितना जल्दी भारत की जनता ये जान जाएगी उतना जल्दी इस भारतवर्ष के लिए ये चीज है। अच्छा, चलिए ठीक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। ये आज शुभेंदु अधिकारी ने अपनी रैली में कहा, उन्होंने कहा कि इस पार्टी के अंदर बुआ भतीजे के अलावा किसी की इज्जत नहीं है, बाकी सब लैंप पोस्ट हैं, किसी की कोई औकात नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं, कोई उनको इज्जत मान मर्यादा नहीं देता। फिर उन्होंने पूछा कि कभी ये जवाब देंगी ममता बनर्जी कि इतने सारे लोगों ने उनकी पार्टी क्यों छोड़ दी, इतने एमएलए, सिटिंग एमएलए, इतने कुछ एक मंत्री आपके, ये क्यों छोड़ के चले गए? इसका सीधा सीधा जवाब है, उनको लग रहा है ये बुआ भतीजे का पार्टी हो गया, ये उनको लगता है। तो मैं एक सवाल उनसे भी करना चाहता हूं, क्यों आप लोग आपके पार्टी के सबसे बड़े भतीजा जयशाह को भूल जाते हैं, जिनका कंपनी 7 साल में 10 लाख गुना बढ़ गया है और बिना बैट पकड़े हुए वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गए? पहला। दूसरा, अगर आप ये बोल रहे हैं कि इतने लोग क्यों छोड़ के जा रहे, तो सौरभ जी आपको मैं याद दिला देता हूं, बीजेपी का यही स्टाइल है, लोगों को ईडी सीबीआई या पैसा देके या क्रिकेट का लालच देके पार्टी तोड़ना। इसीलिए इतने प्रदेश में उनका सरकार होने के बाद भी बहुमत की सरकार डराकर या लालच देकर लोगों को तोड़ रहे हैं आपकी पार्टी से, आपका कहना है? मैं एक 10 सेकंड ओके, ऑलराइट, बोलिए। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, दिल्ली चुनाव 27 एमएलए को इन लोगों ने तोड़ा था आपसे। दिल्ली की जनता कितनी बड़ी चपेट मारी थी बीजेपी को, आपको समझना पड़ेगा। वोट नेता नहीं देते, वोट जनता देती है और बंगाल की जनता। ऑलराइट, ठीक है, बोलिए प्रियंका, जवाब दीजिए, इसके बाद मुखर्जी साहब के पास चलेंगे। प्रियंका जवाब दीजिए इसका। झूठे बोलिए। झूठे हैं रिजू दत्ता। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जिसकी सरकार है यहाँ पश्चिम बंगाल में, ये बोल रहे हैं कि वे इतने मासूम है बेचारे, कुछ नहीं कर पा रहे। हम ऑपोजिशन में होकर के सबको खरीद ले रहे हैं मगर ये कुछ नहीं कर पा रहे। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार चल रही है यहाँ पर, उस सरकार को छोड़ करके मंत्री जा रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, जिनके पास पोर्टफोलियो है वो जा रहे हैं। तो भाई क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये करप्शन की सरकार है, इसने चोरीबाजी की, भाईपो भतीजावाद किया, इसीलिए जा रहे हैं। और मुझे आप एक आदमी बताइए, अभी इन्होंने जयशाह की बात की, एक आदमी बताइए जो जयशाह की वजह से पार्टी छोड़ के गया हो। कोई नहीं गया। देखिए, जब दीदी जो है वो सिर्फ पीसी बन करके रह गई, तो पश्चिम बंगाल के जितने भी इनके नेता थे, जो उनके करीबी माने जाते थे, उन सब ने पार्टी छोड़ दिया। लेकिन आत्मनिरीक्षण इन लोगों ने नहीं किया, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, ये नहीं सोचा कि सोनाली गुह क्यों छोड़ के चली गई, ममता बनर्जी की दुख सुख की साथी थी, ये नहीं सोचा कि मुकुल रॉय जैसे चाणक्य क्यों इनको छोड़ के चले गए, पार्टी को बनाया था उन्होंने, ये नहीं सोचा कि शुभेंदु अधिकारी जैसा सिपाही जिसने इतनी सच्ची लड़ाई लड़ी इतने सालों तक, वो क्यों छोड़ करके चले गए? क्योंकि ममता बनर्जी की आंखों में पट्टी बंदी है, जैसे धृतराष्ट्र के थी, गांधारी के थी, वो अंधापन आया हुआ है। चलिए ठीक है, जवाब देना चाहते हैं दत्ता जी, देंगे। पहले मैं मुखर्जी साहब का कमेंट लूंगा, उसके बाद आप दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा, आप दोनों का एक साथ जवाब दे दीजिएगा। मुखर्जी साहब, आप इस बात से सहमत हैं कि जो टूट फूट हो रही है टीएमसी के अंदर, उन लोगों को लग रहा है कि ममता बनर्जी और टीएमसी का जहाज डूब रहा है, या वो डर के मारे या लालच के मारे छोड़ रहे हैं? सब कुछ मिला के
हारने का भी डर है और पकड़ जाने का भी डर है। लेकिन हमको मेरा एक प्रश्न है प्रियंका जी से कि जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं बने, मतलब अपना प्रचार कर रहे थे, कलकत्ता में आके उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी का सरकार है, अगर सेंट्रल में बीजेपी का सरकार आ जाएगा तो बंगाल के आदमियों को दोनों हाथ में लड्डू। तो मतलब डबल इंजन सरकार तो उसी टाइम हो गया। आज क्या इतना अचानक बदल हो गया स्थिति में कि ऐसा परिस्थिति आ गया, बंगाल के आदमी लोग अभी सोच रहे हैं कि कल हम लोग जिंदा रहे कि नहीं रहे। इतना हिंसा आज क्यों आ रहा है? नहीं, कौन जिम्मेदार है उस हिंसा के लिए? हिंसा कौन कर रहा है? बीजेपी तो कहती है हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के भी मारे जा रहे हैं। बातों को समझना उसका उस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? मुखर्जी साहब है। तो उस टाइम मोदी जी ये चाहते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर में चाहे यहाँ टीएमसी की सरकार हो, वहां भाजपा की सरकार हो, स्टेट को बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, नहीं करके चलना, केंद्र की किसी भी स्कीम को यहाँ इंप्लीमेंट होने नहीं दिया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो या और कोई भी तरह की योजना हो जो लोगों के जनहित में हो, जब उन्होंने इन सब चीजों को देने से मना कर दिया तो रास्ता कुछ और बचा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, अब एक ही चीज, चलिए ठीक है साहब, उनको पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी है। अब वो ममता बनर्जी की तारीफ करके तो सरकार बना नहीं सकते इस बार, तो उनको तो वो आपका जो सवाल था कि क्यों कह रहे थे 6 साल पहले ऐसा, वो तो वाजिब बात है। मेरा सवाल आपसे ये था मुखर्जी साहब, अभी आपने कहा कि इतनी हिंसा हो गई पश्चिम बंगाल में, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन कर रहा है हिंसा? देखिए, जिम्मेदार तो दोनों तरफ से है, लेकिन टीएमसी की तरफ से ज्यादा है। जैसा मैंने बोला कि इधर जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, नौकरी हो गया, ये पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में इलेक्शन में हारने का जो डर है, इससे जो डर आ रहा है कि सता रहा है इन लोगों को कि हमारा पैसा नहीं आएगा। इस हरदा से, नारदा से, सिंडिकेट से, काटमांडी से, बाली खदान से, कोयला खदान से, इतने सारे पैसा अभी जो आ रहा है, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? इसीलिए ये लोग डर के मारे और भी ज्यादा कर रहा है, और इन लोगों से निकाल के वही लोग बीजेपी में जा रहा है जो ये सब काम में माहिर है। अच्छा, तो इसीलिए जो बोला गया कि खेला होवे, तो खेला हो रहा है, करप्शन का खेला हो रहा है। बोलिए दत्ता साहब। हाँ, सबके ऊपर खेला हो रहा है। देखिए मैं, प्रियंका जी ने तो फिर भी रिएक्ट कर दिया मुखर्जी साहब को, मैं तो रिएक्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि इनका जब तोड़ मड़ोड़ के जोड़ के सबसे बड़ा रैली हुआ था ब्रिगेड में, तो इनके अध्यक्ष वो रैली में नहीं आए, तो इनको मैं अभी भी फिलहाल इलेक्शन में इतना सीरियस नहीं ले लेता। बट हाँ, अगर इन लोगों ने अपने इनके जो बाम थे, जो इनके गठबंधन में अभी राम बने बैठे, अगर उनको वो वापस ले ले तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये भी सच्चाई है। हमारा परसेंटेज ऑलवेज 43+ एवरेज रहा है 2016, 19, 18 सब में, तो हमको दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात, उन लोगों ने करप्शन का कहा, प्रियंका जी भी कह रहे थे इतने लोग तोड़ के गए, सोनाली को ये वो, तो आपने तो कहा सौरभ जी, जो लोगों को ये लोग चोर बोलते थे, सीबीआई करवाते थे, आज वो इनके टॉप बॉसेस हैं। और जिन लोगों को हमने या उम्र की वजह से या करप्शन की वजह से टिकट नहीं दिया, उन लोगों को भी ये लोग भर के कैंडिडेट, तो अच्छा ही है ना। हमने तो अपना 291 कैंडिडेट लिस्ट निकाल दिया, इन लोगों ने तो अपना पहला 2 फेज का भी लिस्ट नहीं दिया। चलिए ठीक है, मैं खबर दे देता हूं जरा, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है दत्ता साहब। ममता बनर्जी अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली हैं और डॉक्टर्स ने उनको 7 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। फिलहाल वो अपने घर पर जाएंगी, यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद, और अगले 48 घंटे तक अपने घर पर ही वो डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। डॉक्टर्स का कहना है कि वो 1 हफ्ता पूरी तरीके से आराम करें, लेकिन चुनावी मौसम में 1 हफ्ता बहुत बड़ी अवधि होती है, और ममता बनर्जी जैसी नेता हैं, जिस प्रकार के अग्रेसिव प्रचार के लिए वो जानी जाती हैं, कैंपेनिंग के लिए, वो क्या 1 हफ्ता घर बैठेंगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगले 48 घंटे कम से कम वो अपने घर पर ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगी। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि वो डिस्चार्ज हो रही है। रिजू आप ही बोलिए पहले। देखिए, मैं तो दीदी के साथ, जिस दिन उनके साथ ये घटना हुआ, ये घिन अटैक किया गया उन पे नंदीग्राम में, मैं तो जब से वो एसएसकेएम पहुंचे, मैं उनके मतलब वहां पर था एसएसकेएम में, मैं हर रोज सुबह भी था, शाम को तो मुझे यहाँ पर आना पड़ता है ये प्रवक्ता का काम करने के लिए। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक औरत को देख के इतना डर गई पूरा देश का जो आर्मी यहाँ पर उन लोगों ने लगा दिया कि उनके ऊपर ये आक्रमण करने का भी जरूरत पड़ गया। और नंदीग्राम से निकलने से पहले भी इस नतीजे पे आप कैसे पहुंचे, मैं जानना चाहता हूँ। इस आपके पार्टी के नेता आज इलेक्शन कमीशन में भी जाके शिकायत कर रहे थे, आपको ये कैसे पता चला कि ये बीजेपी ने कराया है?
देखिए, मैं अभी भी आपको एक चीज बोलता हूं, जैसे मेरे पार्टी के टॉप बॉसेस हमारे एमपी डेरेक ओब्रायन साहब जी ने भी कहा है कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए। स्टेटमेंट ऑफ ट्विटर ऑफ दिलीप घोष, स्टेटमेंट ऑफ सौमित्र खान जो इनके एमपी है और इनके यूथ प्रेसिडेंट है, वो खुला लिखते हैं कि 5 बजे 10 तारीख के बाद देखिएगा क्या होता है, और 6:15 को ममता बनर्जी के ऊपर होता है। जो वीडियो भी अभी टीवी पे आ गया है कि कुछ लोग वो दरवाजा जबरदस्ती उनके ऊपर, कुछ लोग कौन है, वो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोगों की भीड़ है, या आप कह रहे हैं बीजेपी के लोग हैं, ये तो जानना है। बोलिए प्रियंका, बोलिए प्रियंका, बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। हमने इलेक्शन, मैं यही कह रही हूँ कि ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने नंदीग्राम की जनता का जो अपमान किया है, नंदीग्राम की जनता को दोषी बताया है, नंदीग्राम की जनता को कहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी पर आक्रमण किया है, तो जवाब नंदीग्राम की जनता देगी। ऐसी निर्ममता का जवाब नंदीग्राम की जनता देगी। अरे नंदीग्राम की वो जनता गई थी अपनी मुख्यमंत्री को देखने, उनको सहारने, लेकिन उल्टा मुख्यमंत्री मारा। देखिए इतनी कमजोर पड़ गई है ममता बनर्जी। सुनिए ना, राजनीति में कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगी जाती, हाथ जोड़ के जनता से निवेदन किया जाता है कि वोट दीजिए। अगर ये कटोरा लेके खड़े हो गए, ये कहने लगे देखिए बेचारी बूढ़ी औरत को देखिए, 65 साल की औरत को देखिए, एक साड़ी पहनी हुई औरत को देखिए, हवाई चप्पल पहनी हुई औरत को देखिए, और अब देखिए बेचारी लंगड़ी नीचे में बैठी औरत को देखिए। तो ये सब चीज करके इस सिंपत्ति से वोट नहीं मिलेगा। प्रियंका जी, आज टीएमसी के नेताओं ने ये भी कहा कि वजह कुछ भी हो, ममता जी को चोट तो लगी है, फ्रैक्चर हुआ, उन्होंने तो एक्सरे टीवी पे दिखा दिया, करेंगे, लेकिन ना एक सेकंड, उन्होंने कहा कि ना प्रधानमंत्री ना अमित शाह जी किसी ने सहानुभूति के 2 शब्द नहीं बोले, एक फोन करके हालचाल नहीं पूछा। जहां वीडियो में दिख रहा था जेपी नड्डा के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं ये लोग, अपनी खास कम्युनिटी कौम को खड़ा किया था डंडे मारने के लिए, गाड़ियों के कांच तोड़ दिए, और ममता बनर्जी ने बेशर्मी से क्या कहा स्टेज पे खड़े होके, अड्डा नड्डा चड्डा, इनके लिए क्या सिंपत्ति दिखानी है हमें? बाकी हम जल्दी से ठीक होके दुरुस्त होके आ जाइए, और ये व्हील चेयर का ये मत करिए, हाथ में कटोरा लेकर के चुनाव नहीं लड़े जाते। प्रियंका जी, देखिए आपकी पार्टी के किसी नेता ने, कांग्रेस के, लेफ्ट के किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि ममता जी को चोट नहीं लगी, चोट तो उनको लगी है। अब आप कह रही हैं कि वो व्हील चेयर का नाटक करेंगी। अब किसी आदमी का पैर टूटा तो कैंपेन में कैसे जाएगा? ये बात मैंने परसों ही कह दी थी कि चोट लगी है लेकिन 2 दिन में अस्पताल से निकल जाएंगी, और अभी उन्होंने कल मेरी बात को सच साबित कर दिया। उन्होंने कह दिया 2 दिन में मैं आ रही हूँ और व्हील चेयर पे बैठूंगी मैं वोट मांगने के लिए। तो आपको चोट लगी है, तबीयत दुरुस्त करिए, आइए जनता से वोट मांगिए, मगर सिंपत्ति बटोरने की कोशिश मत करिए, क्योंकि सिंपत्ति जो जनता है वो आपको देगी नहीं। बात ये है ना, जवाब आपके पास है नहीं, तो अब आप सिंपत्ति वोट चाह रही है। चलिए ये भी करके देख लीजिए, ये मन की तसल्ली क्या है हो। प्रियंका जी, बोलिए रिजू, बोलिए, क्यों नहीं किया, बोलिए रिजू। नहीं कैसे बोले जब ये लोग, आप बोलिए ना, सुन रहे हैं, बोलिए। कि एक इंग्लिश में एक वर्ड है मिसोजिनिस्ट, इनका पुरुषवाद का राजनीति है, इसलिए उन्नाव, हथरास, बुलंदशहर, इनके बीजेपी के युवा सभापति बंगाल के जो एमपी है उनकी बीवी ने इनको छोड़ के तृणमूल ज्वाइन कर लिया। तो नारियों का तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो हम लोग कैसे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से एक्सपेक्ट भी कर ले, या प्रियंका टिब्रीवाल एक औरत जो है उनसे भी एक्सपेक्ट कर ले। चलिए ओके, ठीक है, एक बार मुखर्जी साहब के पास बहुत देर से नहीं गए, क्योंकि ये लोग मुखर्जी साहब आपकी पार्टी के लोगों ने भी ममता बनर्जी के ऊपर ढोंग करने का, नाटक करने का आरोप लगाया था, वो व्हील चेयर में क्या कहना है अब आपको? बात भी करें लोगों से। 1 मिनट दत्ता जी, 1 मिनट, मुखर्जी साहब बोलिए। जिनके पास इंसानियत नहीं है उनके साथ क्या चर्चा करें? मुखर्जी साहब बोलेंगे, उनके बाद आएंगे, इलेक्शन जाएंगे। ओके दत्ता साहब, ओके, सरकार बिगड़ेंगी। ओके, आगे आपकी बात आ गई, पार्थो मुखर्जी साहब बोलिए, केवल उनकी आवाज है। मुखर्जी साहब, मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमने जो काम किया है 10 साल में, पार्थो साहब आपको आवाज मिल रही है मेरी? होगा वो लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। बाकी जनता जनार्दन है, सब ये लगता है फोन डिस्कनेक्टेड है उन तक आवाज जा नहीं रही है। और जोड़ने की, चलिए देखते हैं अब ममता बनर्जी अभी
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी, अपने घर जाएंगी। कल उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था, आज उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। सबकी शुभेच्छाएं उनके साथ हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी आप देख रहे हैं कि सियासत और कटुता जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आने वाले दिन बताएंगे कि ये भी एक मुद्दा बनेगा इस चुनाव का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी, रिजू दत्ता साहब और पार्थ मुखर्जी आज कुरुक्षेत्र में हमसे जुड़ने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में हमने बात की आज बंगाल के चुनाव की। आगे बढ़ेंगे अब। महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर राजस्थान से बहुत ही डराने वाली रिपोर्ट आई है। गहलोत सरकार की आंखें खोलने वाली एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे मेरे साथी पंकज भार्गव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।